अहमदाबाद में अनहोनी। चार बेटियों का पिता बना हैवान। दो बेटियों के बांधे हाथ पैर, ऑटो में डालकर छिड़का पेट्रोल। दो बेटियों को जिंदा जलाया। 5 साल की नेहा का क्या था कसूर? सात साल की पूनम का क्या था गुनाह? क्या बेटी होना ही गुनाह है? बेटियां पूछ रही हैं सवाल, पापा मुझे जिंदा क्यों जलाया? दिल दहला देने वाली ये वारदात है अहमदाबाद की। ऑटो ड्राइवर गोविंद ने अपनी 2 मासूम बेटियों को जिंदा जला दिया, वो भी ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। मासूमों को भी नहीं पता कि उन्हें जिंदा जलाने की वजह क्या थी। क्या कोई शख्स इतनी क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है? क्या कोई पिता अपनी ही बेटियों को इस तरह जिंदा जला सकता है? लेकिन अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक शख्स ने दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम दिया है। ये सवाल पूछ रही हैं अहमदाबाद की 2 मासूम जो अपने पिता के गुस्से का शिकार बन गई। नेहा और पूनम नाम था उनका। पूनम 7 की थी जबकि नेहा सिर्फ 5 साल की। लेकिन आरोप है कि गोविंद नाम के आरोपी ने अपनी दोनों बेटियों को जिंदा जला दिया। इससे पहले कि हम आपको इस हिला देने वाली घटना की वजह बताएं, ये बता दें कि कैसे बीच सड़क सामने आई ये दर्दनाक और शर्मनाक वारदात। आप जिस जले हुए ऑटो रिक्शा की तस्वीर देख रहे हैं उसे ही गोविंद ने अपनी मासूम बेटियों की चिता बना डाला। दरिंदगी ऐसी कि रूह कांप जाए। बच्चियां कहीं बच ना जाएं, इसलिए गोविंद ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे। इसके बाद उसने ऑटो के अंदर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। लेकिन आग लगाने के बाद जब वो मौके से भाग रहा था तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गोविंद शगन भाई करके नरोड़ा रोड पर रहता है, वो रिक्शा चालक है। उनकी दोनों छोटी बच्चियां लेकर वो स्कूल पर ले जाने के लिए निकला और ये आईजी कंपाउंड है उसके सामने उसने उसको दोनों को जला दिया पेट्रोल से। अब वो वजह भी सुन लीजिए जिसने एक बाप को बेटियों का कातिल बना दिया। बताया जाता है कि गोविंद को 4 बेटियां थी। इसे लेकर आस पड़ोस के लोग उसे ताना मारा करते थे। इस घटना से हर कोई सकते में है। प्रॉब्लम का मेंटली प्रॉब्लम लेकर 1 साल से 6 महीने चल रहा था। 2 महीना तो मेंटल हॉस्पिटल एडमिट भी रह चुके हैं। अभी जो वारदात हुई उसमें मेंटली प्रॉब्लम है। व्यवहार तो बहुत अच्छा था, हम लोग आते जाते थे तब भी हम अच्छी तरह बुलाते चलाते थे। फिर भी वो जो बीमार पड़ गए ना उसके लिए तो पता नहीं मानसिक बीमारी हो गई। अच्छा, असली वजह क्या थी ये तो गोविंद के कबूलनामे से ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे एक बाप अपनी 2 बेटियों को जिंदा जला सकता है। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो इसी मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रीना जैन मल्होत्रा, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर भी हमारे साथ हैं और फिल्मकार वंदना कोहली भी इस चर्चा में शिरकत करेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं रुख करूंगी अहमदाबाद का, जहां से जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भार्गव, सबसे पहले आप बताएं, पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, इस शख्स से पूछताछ की गई होगी। इतनी दिल दहला देने वाली ये घटना, जिस तरह से हाथ पैर बांधकर बच्चियों को ऑटो रिक्शा में बिठाया गया, उसके बाद उन पर पेट्रोल छिड़का गया और इन बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, वजह आखिरकार
क्या बताई जा रही है पिता की ओर से, क्यों उसने ये कदम उठाया? देखिए मीमांसा, ये जो गोविंद है वो मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि पुलिस के साथ भी जो बात कर रहा है उसके अंदर उसने ये कहा है कि उसके ऊपर ज्यादा ताने मारे जा रहे थे, उसी के चलते उसने अपनी दोनों बेटियों को जिंदा जला दिया। लेकिन पुलिस इस कथन को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस भी इस बात से सम्मत नहीं है। पुलिस का भी ये मानना है कि इसके पीछे और वजह होनी चाहिए, लेकिन गोविंद की ओर से कोई भी बात नहीं की जा रही है। और गोविंद की माँ और गोविंद की पत्नी से जो हमारी कल बात हुई थी, तो उन लोगों को भी अभी इस पूरे मसले की वजह पता नहीं चल पाई, लेकिन पूरा परिवार अब काफी सदमे में है। मीमांसा जी, तो इस शख्स के जहन में आखिरकार तब ऐसा क्या चल रहा होगा कि उसने ये कदम उठाया, ऑटो रिक्शा में अपनी बच्चियों को बिठाया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि वो उन्हें स्कूल लेकर जा रहा है, अपनी पत्नी को उसने यही जानकारी दी थी, और उसी ऑटो रिक्शा में पेट्रोल छिड़ककर इन 2 बच्चियों को जिंदा जला दिया। तो उस शख्स के जहन में आखिरकार क्या होगा, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना है। डॉक्टर निशा, इतना क्रूर एक शख्स कैसे हो सकता है कि अपनी बच्चियों को इस तरह से जिंदा जला दे? देखिए, जितना मैंने अभी कथन सुना है, जो उसके पड़ोसी भी है वो भी बोल रहे थे कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनका एक्सट्रीम रिएक्शंस ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसका सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी जब हुई है तो उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, हमें पता था कि उसके मन में ये रीजन, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे उसने बोला, पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो सकता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन ऐसा। जैसे उसने बोला कि वो ताने सुन रहा था, तो अगर लोग बोल रहे हैं 4 बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि वो बेटियां मेरे पर बर्डन होंगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। कई बार जैसे ये सबसे छोटी बच्चियां थी, तो जो छोटी बच्ची है वो शायद अनवांटेड चाइल्ड होंगी। चाहे बेटे की चाह में कई बार क्या होता है, हम बेटियां पैदा हो जाती हैं, तो इस चक्कर में भी कई बार हम उन पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हमें लगता है कि बेटियां हैं वो खर्चा कर रही हैं, साथ में हमारा सहयोग नहीं दे सकती। बल्कि अब जमाना बदल गया है, बट कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता वही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि कई बार हम चाहते ही नहीं है, अनवांटेड चाइल्ड होते हैं। तो उस चक्कर में आकर भी ये साथ साथ धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, तो लगता है कि बेटियां खा ही रही हैं, लोगों से भी सुनने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजंस मिलकर, क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक पेशेंट है, तो उसके एक्सट्रीम रिएक्शंस ऐसे होते हैं। जी, ये आगे इसी मुद्दे के साथ जो दरअसल जो बात आप कर रही हैं, जिस बात का जिक्र, जो सामाजिक और आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं, उन्हें आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट उषा ठाकुर जी भी हैं। उषा जी, जो बात यहाँ डॉक्टर निशा कह रही हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि एक बेटे की चाहत में बहुत ज्यादा लड़कियां भी कई बार पैदा हो जाती हैं, अनवांटेड हो जाते हैं वो, और यही जो भावना है वो इस रूप में निकलकर सामने आती है? बिल्कुल, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा कि बेटे की चाहत में साथ साथ बेटी जन्मा लेते हैं, और वो बेटियां ऐसी नेग्लेक्ट का कारण बनती हैं, नौकरानियों की तरह काम कराना, एक बड़ी बेटी दूसरे बेटी को संभाल रही है, शिक्षा नहीं दिलाना। नोएडा में ही कई ऐसे केसेस हुए जिसमें कि बेटे को हॉस्टल में रखा था, बेटी को, अपना 11 साल की बेटी बाप का लंच पहुंचाती, माँ का लंच पहुंचाती। अंत में एक दिन उसकी ये हालत हुई कि मतलब शी बिकेम प्रेग्नेंट इन 11 years टाइम, और उसके बाद माँ बाप ने मुजरिम को पकड़वाए बिना नोएडा से भाग निकले। जब हम लोग वहां पहुंचे या कुछ कहा, तो ये स्थिति चली आ रही है बराबर, और ये स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। जहां तक कि साइकोटिक का प्रश्न है कि वो पागल था, वो पागल नहीं था, पूरी तरह समझदार था। समझ कि जिस तरह से उसने बच्चियों का हाथ पांव बांधकर इस तरह से मारा कि वो नहीं निकल सके, तो वो साइकोटिक नहीं था। ही वॉज क्रूएल, और इस हद तक क्रूर था कि उसने ये देखा कि वो बच ना पाए, बिल्कुल वो 2 बेटियां खत्म, बिल्कुल समाप्त हो जाए, गुंजाइश तो गुंजाइश, और उसके बाद भागा भी। अगर साइकोटिक होता तो वहीं खड़ा रहता, भागा अपनी जान बचाने के लिए। तो ये सब प्रूव करता है कि वो पागल नहीं था, वो पूरे होशो हवास में था, और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये दुख था कि उसकी बेटियां हैं, इतनी बेटियां हैं, उसमें से 2 खत्म कर दिया जाए, जो कि हमारे समाज की धारणा है। और दूसरी बात मैं सरकार के लिए भी बोलूंगी, जैसे विदेशों में सरकार
सरकार ने चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ और पूरा प्रोटेक्ट करती है, अगर बच्चा रोता है या कुछ माँ बाप मिसबिहेव करते हैं तो उस तरह के कानून और उसका लागू होना बहुत जरूरी है हमारे देश में, इतने बड़े देश में। रोक लगाई जा सकती है, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उषा जी। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील रीना मल्होत्रा जैन भी इस वक्त हैं। रीना, कन्या भ्रूण हत्या के मामले हों, दहेज उत्पीड़न के मामले हों, आपसे रोज इन मामलों का जरूर आमना सामना होता होगा, लेकिन इस तरह का मामला जिसमें पिता इतना निर्दय हो जाए और इतना कठोर हो जाए और इस तरह का कदम उठाए, कभी आपने ऐसा मामला सुना है अभी तक? ये मामला मैंने अभी देखा और जिस तरह से अभी आपने टीवी पे दिखाया, ये हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है कि आज के समाज में जहां हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सो आई वुड से इंडिया इज डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्री, बट जो भारत है वो अभी वहीं का वहीं है जो विकास से पहले का भारत था। आज भी हम उसी भारत में रह रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी को प्रोवाइड करने से ही हम विकासशील देशों में नहीं आ जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की जो मानसिकता है, जो हमारे समाज की मानसिकता है, जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो लड़के के प्रति चाहे लड़की के प्रति, अभी उसकी कहीं ना कहीं कमी है जी। हम इंडिया, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसमें मैक्सिमम लॉ है। हमारे पास आज हर चीज के लिए लॉ है, हर चीज के लिए हमारे पास बिल्स हैं, हर चीज की प्रोटेक्शन के लिए, मे इट बी वुमेन प्रोटेक्शन, मे इट बी चाइल्ड फोर्टिसाइड लॉ, मे इट बी एनी अदर लॉ, डॉरी लॉ। मैं नहीं मानती कि किसी और कंट्री के अंदर इतने लॉ होंगे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जितने इंडिया में है जी। कानून जरूर है लेकिन उन पर दरअसल अमल नहीं होता है और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है और इन घटनाओं पर हम किस तरह से लगाम लगा सकते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और फिल्मकार वंदना कोहली जी भी हमारे साथ हैं और सवाल उनसे भी होगा कि फिल्मों को तो समाज का आईना माना जाता है, एक फिल्म मेकर के तौर पर, एक फिल्मकार के तौर पर वो इस घटना को कैसे देखती हैं, समझती हैं, उनसे भी हम जरूर टिप्पणी लेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आज हम बात करें अहमदाबाद की दिल दहला देने वाली घटना की, जिसमें एक पिता ने अपनी 2 बेटियों को जिंदा जला दिया। वंदना, मेरा सवाल आपसे है, फिल्मों को तो समाज का आईना माना जाता है कि उसमें जो हकीकत है उसको पर्दे पर लाने की कोशिश होती है फिल्मकारों की। इस घटना को आप किस नजरिए से देखती? देखिए, ये एक तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। इस पे तो जितनी हम जो भी शब्द इस्तेमाल करें इसकी निंदा करने के लिए वो मेरे ख्याल से कम पड़ेंगी। अब फिल्म की बात करें और समाज की बात करें तो फिल्म हाँ समाज का एक आईना है और फिल्म में जो दिखाया जाता है वो उसका भी प्रभाव समाज पे पड़ता है, वो एक व्हील बन जाता है। तो यदि आप फिल्म में बार बार महिलाओं को ऐसे प्रकट करेंगी कि वो आप आइटम नंबर दिखा रहे हैं या आप उन पे अपराध दिखा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी आप आलोचना नहीं करते हैं फिल्म में और वो सही लगता है या वही रोल्स बार बार दिखा रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी समाज पे पड़ता है। इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे रीना जी ने अभी कहा कि हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, हर प्रकार के कानून हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका प्रचार नहीं हुआ है। बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि कानून क्या है, अपराध होगा तो उसको उनको किस प्रकार की सजा मिलेगी। लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें, एक दौर था जब आदर्शवादी सोच को बहुत महत्व दिया जाता था फिल्मों में। फिल्में थीं जैसे मदर इंडिया, उपकार, सत्यकाम, जिसमें आदर्श प्रस्तुत किए जाते थे लोगों के सामने। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि हकीकत से अब बहुत दूर होता जा रहा है, चाहे वो छोटा पर्दा हो या फिर बड़ा पर्दा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि आप सही कह रही हैं। हम एक ड्रीम वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहां ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जा रहे हैं वहां वायलेंस बहुत दिखा रहे हैं। वो जो बीच का रास्ता है, जो मध्य मार्ग है, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं और इंटेलिजेंस नहीं दिख रही है। जब हम कोई इशू पकड़ते भी हैं तो उसका हल हम कैसे करें, वहां से हम आगे कैसे बढ़ें, ये चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हम छोटे थे, स्पेशली 1980s में, मुझे याद है सरकार ने एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की थी जो थी हम दो हमारे दो। वो हर बस के पीछे आपको होर्डिंग दिखाई देती थी, हर होर्डिंग पे आप देख सकते थे, हर मोड़ पे ऐसे। तो इस प्रकार का जो प्रचार है, ये इस प्रकार का हमें देखना पड़ेगा। अब आप ये केस ले लीजिए, इनकी 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। अब सब जो पैनलिस्ट कहा वो सबसे मैं सहमत हूँ
यही मैं कहना चाहूंगी एक चीज कि हम जो लोग उसको ताने दे रहे थे, ठीक है ये आदमी था, इसकी आर्थिक रूप शायद अच्छी नहीं थी, प्रेशर था इस पे, और इसके जो पड़ोसी थे जो उसको ताने दे रहे थे कि आपकी 4 बेटियां हैं, उन पड़ोसियों के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, उनको भी दोषी ठहराना पड़ेगा। और एक है, रीना हमें बताएंगी, एक एग्जैक्ट क्लॉज है विच इज अबेटमेंट टू क्राइम। ये अबेटमेंट टू मर्डर है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा रोल सामाजिक, हमारी सोसाइटी में एक रोल है और हम उसके जिम्मेदार हैं, उसमें जो हो रहा है हमारी शायद उसमें भूमिका हो सकती है, हमें ये रियलाइज करना। रीना को यहाँ जोड़ना चाहेंगे इस चर्चा में, जो बात कह रही हैं यहाँ पर। रीना, आप इत्तेफाक रखती हैं क्या वाकई इस तरह का कोई कानून है कि जो उकसावा दे रहे हैं, जो इस तरह के ताने कस रहे हैं, उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई संभव है क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा कानून है, और इस चीज के भी बहुत कानून है, क्रिमिनल कानून भी हैं, स्पेशल कानून भी हैं। बट अगेन आई विल कम टू द पॉइंट दैट देयर इज नो अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। उनको नहीं पता कि अगर हम इस तरह का कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ किस तरह का मुकदमा हो सकता है। ना ये करने वालों को पता और ना ये सहने वालों को पता कि अगर हमें कोई ऐसा कहता है तो हमें उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है, हमें कौन से लॉ के अंदर जाके प्रोटेक्शन लेनी है, या हमें किससे जाकर मिलना है। मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि इसमें जो अभी ये दुखद घटना हमने देखी और इस तरह की घटना आज के जमाने में भी हो रही है, इसका सीधा हाथ सिर्फ उस आदमी का नहीं है जिसने अपने बच्चों को मारा, क्योंकि उसकी बच्चियां तो पहले से ही 7 साल और 5 साल की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 5 साल से 7 साल से। सवाल यहाँ पर ये भी है, और उषा जी से मेरा ये सवाल है, उषा जी, अगर कोई ताने कस रहा है, वो ठीक है, समाज में आपके जो लोग हैं वो अगर आपको इस तरह के ताने कस रहे हैं, लेकिन फैसला तो आपका था, ये आपका निजी फैसला था कि आपने 5 बच्चों को जन्म दिया। नहीं, समाज, तो ये क्या एक इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि कोई ताने कस रहा है तो आप अपने बच्चों को जिंदा जला दें? समाज अगर ताने कस रहा है तो वो उसका बाप था, उसकी ड्यूटी थी कि उसको किसी तरह कमा के 24 आवर्स काम करे, या कैसे भी उन बच्चियों को जब जन्म दिया है तो उसको खिलाने की और उनको पालन पोषण करने की भी जिम्मेदारी उसकी थी। इस पे समाज का दोष लगाना बेकार है, क्योंकि समाज में अगर कोई लड़की आ जाती है उसके ऊपर छीटाकशी होती है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या वो समाज के लोग आके उसकी व्यवस्था कर जाते हैं? और जो बात यहाँ पर कह रही थी वंदना, हम दो हमारे दो, इसका काफी प्रचार किया गया, काफी प्रसार किया गया, लेकिन उसका असर देखने को जमीनी स्तर पर मिल नहीं रहा है। तो ये फैसला जब आपको पता है कि महंगाई का जमाना है, आप अगर 5 बच्चों का पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है, तो आखिरकार आप उन बच्चों को जन्म दे क्यों रहे हैं? और या अगर आप जन्म दे रहे हैं तो फिर आप उनको मारने का आपके पास हक नहीं है। और नहीं, इसमें मैं एक और बात ये बताना चाहूंगी कि अगर हमारे यहाँ जो इस तरह का बीच में भेदभाव है कि लड़का होना चाहिए और लड़की नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं, जिस तरह से लाडली योजना, इस तरह की कई योजनाएं हैं कि जिसके अंदर इस तरह का अवेयरनेस लोगों को पहुंचना जरूरी है कि अगर लड़की भी होती है तो उसको कई तरह से सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं जो लड़की का खाना पीना, लालन पोषण, और लेकिन अभी भी वही बात है कि किसी को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर लोगों को मैं यहाँ लाडली योजना के बारे में मैं ये कहूंगी कि एक गरीब महिला है जो कि दिल्ली में उसकी बहू को हुआ बच्चा और लड़की हुई, लेकिन लाडली योजना के तहत उसको कोई सुविधा नहीं मिली। ये सब कागजी बातें हैं। अगर मिलने लगे, अगर सरकार करने लगे, देखने लगे कि सब बच्चों को सही ढंग से मिल रहा है, तो लड़कियों की स्थिति वैसे ही आगे बढ़ जाएगी, वैसे ही आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वो कार्यान्वित नहीं होता है, ये पेपर्स में है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, समाज जिम्मेदार को नहीं दिया गया है बच्चों को, जो जिन लोगों के वहाँ बच्चे हुए हैं दिल्ली में। हम बार बार ये कह रहे हैं समाज जिम्मेदार नहीं है, समाज भी तो हम सब लोगों से मिलकर बनता है, तो क्या हम सब जिम्मेदार नहीं है उस इंसान को ऐसा बनाने वाले? अगर कोई इंसान इमोशनल सेंसिटिव है, पहली चीज जैसे इन्होंने बोला जो ताने दे रहा है वो तो गलत है, पर कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग तो अपने आप को ही करना है। तो हम ये बोले कि वो पर्सन साइकोटिक नहीं था, अगर वो नॉर्मल इंसान होता तो नॉर्मल पिता की तरह वो अपनी बच्चियों का पालन पोषण करता, वो पब्लिक प्लेस पे जाके अपनी बच्चियों को जलाता नहीं। तो इसी से आपको समझना चाहिए वो इंसान नॉर्मल नहीं है। अब उसे अब नॉर्मल किसने बनाया, उसका सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता है, उसके लिए आर्थिक
सामाजिक हालात भी उतने ही जिम्मेदार हैं। वही क्या वजह ऐसी बन जाती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और क्या ये देखिए, एक मिनट आपको रोकूंगी क्योंकि अभी हम ब्रेक पर हैं। क्या ये कुंठा कहा जाए इसको, या ये शख्स की बेबसी कही जाए, या उसका भय किया जाए कि वाकई जो आर्थिक बोझ उस पर है वो किस तरह से इन बच्चियों का पालन पोषण करे, बड़ी जब वो होंगी उनका पढ़ाना लिखाना, उसके बाद उनकी शादी करना। क्या ये एक बहुत बड़ी चिंता होती है एक पिता की, और क्या यही चिंता उस पर हावी होती चली जाती है? इसी पहलू को लेकर आते हैं हम इस चर्चा में, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना जो अहमदाबाद में हुई, जहां पर एक पिता ने अपने 2 बेटियों को जिंदा जला दी। एक बेटी की उम्र 5 साल, दूसरी बेटी की उम्र 7 साल। ऑटो रिक्शा में उन दोनों बेटियों को बिठाया, उनके हाथ पैर बांधे, उन पर पेट्रोल छिड़का और मौके पर ही इन 2 बेटियों ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। हम आपको बता दें, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 31 जुलाई 2013 को बिहार के सीतामढ़ी में सौतेली मां ने बेटी को जिंदा जलाया था। 29 जून 2013 की बात करें, हरियाणा के जींद में पिता ने सौतेली बेटी को जिंदा जलाया। सुल्तानपुर में रिटायर्ड फौजी ने शराब के नशे में अपनी ही बेटी को जिंदा जलाया। ये वाकया 18 जून 2013 का है। 19 जून 2012 गुजरात के सूरत में पिता ने बेटी को जिंदा जलाया। उससे पहले की बात करें, 5 जून 2012 मुंबई में बेटी के साथ गैंगरेप करने के बाद पिता ने उसे जिंदा जलाया। कानपुर में झूठी शान की खातिर पिता ने बेटी को जिंदा जलाया। ये वाकया 20 जून 2011 का है। 29 जून 2011 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिता ने बेटी को जिंदा जलाया। तो इस तरह के मामलों की ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है समाज की हकीकत, कड़वी सच्चाई जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। वैसे आपको बता दें कि इस घटना में घर वालों के मुताबिक गोविंद लंबे समय से दिमागी तौर पर परेशान रहता था। वारदात वाले दिन वो खुद बच्चियों को स्कूल लेकर गया, कि अमूमन ऐसा होता नहीं था। गोविंद की मां लीलाबेन और पत्नी इंदुबेन से भार्गव परीख ने खास बातचीत की। हम खड़े हैं अभी गोविंद भाई के परिवार के साथ। यहाँ उनकी माताजी बैठी हुई है, ये उनकी पत्नी है, ये एक बच्चा है। हालांकि स्कूल छोड़ने जाने के बहाने जब वो अपने दोनों बेटियों को लेके यहाँ से घर से निकले थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ दोनों बेटियों को जिंदा जला दिया। ये बताइए कि रोज स्कूल छोड़ने कौन जाता है? स्कूल छोड़ने तो मैं, वो इसकी माँ भी जाती, मैं भी लेने जाती थी। वो कभी स्कूल नहीं छोड़ने आता था। क्या समस्या थी उनके साथ कोई? नहीं, कोई नहीं, किसके साथ नहीं था समझ। वैसे उनका बिहेवियर कैसा रहता था? वो तो मगज थोड़ा आउट रहता था इसका। क्या नाम है आपका? लीला। क्या आप क्या कहेंगे, क्या कैसे हुआ ये? सब मालूम तो नहीं है, पर कोई दिन छोड़ने नहीं चाहता इसका पापा, तो छोड़ने गए कि आज मैं जाता हूँ, तू घर पे रहे। तो ये थे उनकी माताजी लीलाबेन और इंदुबेन, उनकी पत्नी। उनका ये कहना था मेंटली प्रॉब्लम के चलते ये आत्मघाती पगला कदम उठाया गया है। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। उषा जी, मान भी दिया जाए कि मानसिक तौर पर यह शख्स परेशान था, लेकिन जैसा हमने दिखाया भी कि इस तरह की ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसी घटनाओं की जो पहले भी हो चुकी हैं। अब बाहर वालों से खतरा तो दूर की बात है, लेकिन लड़कियां तो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है सुरक्षित अपने घर में, और कई घरों के किस्से जो आप लोगों तक पहुंचते भी नहीं है, मैंने देखा है कि सुरक्षित नहीं है। उन बातों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। लेकिन मैं इस बात से दुखी हूं कि समाज, जो कि ये देश है, राष्ट्र है, वो एक क्यों नहीं होता है। असल में देश को तोड़ा गया है जाति पाति भेदभाव। उसके बाद महिलाएं जो सबसे कमजोर मानी जाती हैं, तो उन पर लगातार महिलाओं पे घरेलू हिंसा, बच्चियों पर, और इस तरह के अत्याचार आज की देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सब महिलाओं को मिलकर जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। प्लस सरकार भी जो इस तरह से बेरहमी से महंगाई बढ़ा रही है, जिसका असर इस तरह से बच्चों पे पड़ता है कि बच्चियों को मार दिया जाता है, कल कैसे इनको पालेंगे पोसेंगे, क्या शादी विवाह करेंगे। तो उस सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ आदेश देने चाहिए, या कहना चाहिए कि जो सरकार इस देश को, इस जनता को इस तरह से हो रहे महिलाओं पर अत्याचार जो है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि ऐसी सरकारें नहीं रह सकती हैं, उनका बर्खास्त हो जाना ही सही है। और जहां तक
केसेस की बात है, जो हमारे कोर्ट हैं, बहुत सारे कानून लागू हो गए हैं महिलाओं और सबके लिए, लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं कि जुडिशरी सिस्टम को नहीं बदला गया है। जब तक जुडिशरी सिस्टम को नहीं बदला जाएगा तब तक इस देश में कोई कानून लागू नहीं होगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी तरह लोग हमारे साथ है। रीना, ये बताइए, तो कानून की तो बात हो रही है, किस तरह की सजा दी जाए ऐसे गुनहगारों को? देखिए, किस तरह की सजा दी जाए इस तरह के गुनाहगारों को, ये ऐसे कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। ये क्राइम बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत गलत है, लेकिन कानून जो है वो कई तरह से कोई निर्णय पे पहुंचता है। ऐसा नहीं होता कि हमने क्राइम देखा और फौरन निर्णय सुना दिया। इसको जरूर देखा जाएगा, जैसे कि हमारी साइकोलॉजिस्ट यहाँ हमारे साथ बैठी हैं और उन्होंने बताया कि ये एक साइको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये भी देखा जाएगा कि उनकी साइको प्रॉब्लम थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उन्होंने अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया, और अगर उठाया तो उसके पीछे क्या रीजन थे? क्या महंगाई उसका रीजन था? क्या लोगों के ताने उसका रीजन था? या उन्होंने जानबूझकर बच्चों से छुटकारा पाने के लिए इस तरह किया? इन्हीं सभी पक्षों की जांच होने के बाद ही कानून कोई ना कोई सजा देगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे देश का कानून इतना भी खराब नहीं है कि यहाँ के समाज को इसके ऊपर विश्वास ना रहे। हमारा कानून है, हमारा कानून बहुत अच्छे डिसीजन भी करता है, और अगर हमारे कानून में कोई कंप्लेंट लेकर आए या कानून, यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई दफा ऐसे मामलों में सो मोटो एक्शन भी लेती है जहाँ पर किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होती। जी, इस तरह के कई मामले आए हैं। तक ही दरअसल हम इस मामले को सीमित नहीं रख सकते, जो इसके साथ जो और आर्थिक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर बेहद मायने रखते हैं। और डॉक्टर निशा, ये हम क्या कहें, ये उस शख्स की बेबसी थी, ये कुंठा थी, या ये हीन भावना थी, या ये भय था जो इस तरह से गुस्से में तब्दील हो गया और इस तरह का कदम इस शख्स ने उठा दिया? आपने जितने भी शब्दों का प्रयोग किया, ये सब शब्दों का मिक्सचर है। जब हम एक इंसान को साइकोटिक या पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर मानते हैं, उसे एबनॉर्मल मानते हैं, तो उसमें कुंठा भी होती है, वो गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, वो इंसान इमोशनली सेंसिटिव भी होता है, बट वो इमोशनली डिटैच्ड होता है। अगर वो अटैच्ड हो तो वो अपने बच्चों को मारेगा ही नहीं। इसी के साथ ऐसे लोग बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, कई बार उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है, इसी तरह वो प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे इस इंसान ने प्लान किया, मैं बच्चियों को खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगा, मैं पेट्रोल रखा, उसने उस पर पेट्रोल छिड़का। तो ये एक्यूट जो इंटेलिजेंस है वो भी होती है, कहीं ना कहीं इनमें एक शाइनेस का फैक्टर होता है। ये लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, हमें ये चीज पहचाननी पड़ेगी। इनमें गिल्ट प्रोननेस होता है, गुनाह करने से पहले इनमें गिल्ट होता है, उन्हें लगता है अगर ये गुनाह कर देंगे तो वो गिल्ट चला जाएगा। एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ऐसे लोग। समाज को कुछ होती है, निराशा होती है, और ये इनका जो समावेश हो जाता है वो इतना खतरनाक मिक्सचर का रूप ले लेता है कि इंसान इस तरह का कदम भी उठा लेता है अपनी जिंदगी में। और भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं। भार्गव, पुलिस की तो अपनी तफ्तीश जारी रहेगी, लेकिन आप क्या समझ पाए? आप परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे वहां पर, जो चर्चा हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, ये कुंठा की भावना थी या भय था परिवार वालों के बीच, या ऐसी क्या वजह रही कि इस शख्स ने, एक पिता इतना निर्दय हो जाए, इतना कठोर हो जाए? ये वाकई हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर सबको। देखिए मीमांसा, अगर देखा जाए तो ये परिवार जो है वो एकदम लोअर इनकम ग्रुप से है, और लोअर इनकम ग्रुप में होने के कारण उनके जो रिश्तेदारों से मेरी बात हुई, उनको लगातार ये चिंता रहती थी कि ये 4 बेटी की शादी के लिए क्या करेंगे, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्योंकि ये उतने तो होशियार थे कि वो लोग स्कॉलरशिप ले रहे थे। जो गरीब बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप भी लेते थे। और उतना ही नहीं, उस दिन ये कह के गया था कि स्कॉलरशिप का पैसा जो बैंक में से उठाना है उसके लिए ये 2 बच्चियों को लेके जाने की जरूरत है उनका। तो ये सब चीजों पर ये ध्यान रखता था और उनकी जानकारी भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके जहन में ये थी कि 4 बच्चियां अगर है तो 4 बच्चियों की शादी आने वाले दिनों में होगी, तो किस तरह से वो कर पाएगा, क्योंकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसकी माता है, वो नौकरी पेशा है, उसकी पत्नी कोई काम नहीं करती है। लेकिन पूरा कुल मिला के अगर देखा जाए तो उसमें इकोनॉमिकल रीजन ज्यादा देखने को मिल रहा है। मीमांसा जी, इकोनॉमिक रीजन ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। वंदना, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है कि समाज पर बहुत ज्यादा असर होता है, जो कुछ बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, छोटे पर्दे पर दिखाया जाता है। अब जो हकीकत है और जो चाहत है, चाहत लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके बीच का जो फासला है, क्या ये बॉलीवुड ने और बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं दिया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड ने बढ़ाया, लेकिन ज्यादा टीवी सीरियल्स ने बढ़ाया है इसको। आप ये देख लीजिए, कोई भी टीवी सीरियल आप ऑन करके देखेंगे, उसमें सब बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा घर होगा,
बहुत सारे गहने पहने होंगे, वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। तो ये कहना क्या हो जाता है, जब हम बार बार ऐसे तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमें मिलना ही है, और वो जो फासला है उसको पाने का सच्चाई से, और जो कल्पना की जो वर्ल्ड है, ये जो फासला बढ़ता रहता है, इसको पाने में फिर फ्रस्ट्रेशन जो आती हैं बीच बीच में, इस फ्रस्ट्रेशन को फिर लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो स्नैप कर जाते हैं। बिल्कुल, मैंने एक फिल्म बनाई, गुस्से पे बनाई, उसमें यही इशू है कि इतना प्रेशर आ रहा है, और एडवर्टाइजमेंट्स ले लीजिए, आपके पास ये गाड़ी तो होनी ही चाहिए, आपके पास ये पहनने को ये कपड़े तो होने, आपके पास ये जूते होने चाहिए, आपके पास ये बंगला होना चाहिए, बंगले में आपके पास ये फर्नीचर होना चाहिए। ये कल्पना है जी, ये ड्रीम वर्ल्ड में ले जाता है बॉलीवुड, छोटा पर्दा भी और बड़ा पर्दा भी। उषा जी, ये जो काल्पनिक दुनिया में ले जाया जाता है एक इंसान को, ये और जो हकीकत है वो उससे बहुत दूर चला जाता है, चाहतें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं। ये जो फासला है ये वाकई खतरनाक साबित होता है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि हर दूसरे घर में क्राइम है, हर दूसरे घर में मारपीट है, खास तौर से लड़कियों पर बहुत पाबंदी है, और कई घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि मार मार के लड़कियों को जख्मी किया जाता है माँ बाप द्वारा, कि कल को तेरे लिए इतना दहेज, ये एक बिल्डिंग है, अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहेंगे हम बिल्डिंग हम कहाँ से बनाए, ये बिल्डिंग दो जो खड़ी है, अपनी बेटियों को दिखा के सरेआम बोलेंगे, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोग। तो इस तरह से ये भावनाएं समाप्त होनी चाहिए, और ये भावनाएं समाप्त तब तक नहीं होंगी जब तक कि सरकार और जनता के बीच की दूरियां नहीं खत्म होंगी, जब तक कि इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होगी, ये पूरा राष्ट्र एक होकर नहीं काम करेगा। जी, छोटी सी सच्चाई और डॉक्टर निशा की भी लेनी चाहूंगी इससे पहले कि हम ब्रेक लें। डॉक्टर निशा, क्या अमीरी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा और गरीबी का जो मजाक उड़ाया जाता है, जो अपमान होता है, वो इस रूप में निकलकर सामने आता है? देखिए, वो तो एक रीजन है ही, पर कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अगर इंसान कमजोर है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराए। हर शख्स अपने आप में झांक कर देखे, हम सब अपने आप में, क्योंकि समाज तो हम सब लोगों से मिलकर ही बनता है। अगर हम सब एकजुट होकर, जैसे उषा जी ने कहा, मिलकर काम करें। ये अमीरी और गरीबी का फर्क, पहले लोगों को रियलिस्टिक होना जरूरी है। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या किसी भी माध्यम से, लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट उन्हें ये समझना होगा ये लाइफ, इसमें हार्डवर्क भी करना है। अगर चैनल पर या टीवी पर कोई फिल्म स्टार भी है, अगर वो शूट भी करता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज हमें अपने बच्चों को खुद भी समझानी है, और खुद भी, कई बार पेरेंट्स खुद कॉम्पिटिटिव में मोड में आ जाते हैं, मेरी पड़ोस वाली के पास क्या है और मेरे पास क्या है। ये बच्चों का हाल नहीं है, ये पेरेंट्स का खुद का हाल है। मेरे ऑफिस में जो काम करने वाला कलीग है, उसके पास कौन सी गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने लेवल पर काम करना है। हम दूसरों तक कब तक ब्लेम देंगे? देखिए, अच्छाई है किसी चीज की तो साथ में बुराई आएगी ही आएगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मीडिया हो। हम उससे क्या सीखना चाहते हैं? ऐसे तो हम महाभारत को भी ले ले, उसमें भी उन्होंने औरत का अपमान किया था। दरअसल हकीकत और सपने के बीच इसको पाटना तो यहाँ पर जरूरी है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, क्या वो एक खास वर्ग तक ही सीमित हैं? जो हम लो इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिस आर्थिक बोझ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये दायरा वहीं पर ही सिमट कर रह जाता है या फिर पैमाना कहीं बड़ा है? इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे इसी मुद्दे पर, और साथ ही साथ फिर इस तरह की घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए, लगाम कैसी लगाई जाए, रास्ता आखिरकार कहां निकलता है, इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। हम आपको दिखाएंगे अहमदाबाद में अनहोनी, चार बेटियों का पिता बना हैवान। दो बेटियों के बांधे हाथ पैर, ऑटो में डालकर छिड़का पेट्रोल। दो बेटियों को जिंदा जलाया। 5 साल की नेहा का क्या था कसूर? सात साल की पूनम का क्या था गुनाह? क्या बेटी होना ही गुनाह है?
बेटियां पूछ रही हैं सवाल, पापा मुझे जिंदा क्यों जलाया? तो इसी सवाल का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि समाज में उस तरह का बदलाव देखने को मिले कि एक बोझ के तौर पर एक बेटी को ना देखा जाए। रीना, कहना बहुत आसान है कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसे कदम हो, कैसे वो कदम आगे बढ़ाए जाएं ताकि समाज में वो ये बदलाव हम वाकई देख पाएं जमीनी स्तर पर? आजकल जिस तरह से मीडिया बहुत ज़्यादा ही एक प्राइम बन गया है कि हर किसी के घर में, चाहे हम लोअर लेवल की बात करें चाहे हम हाई लेवल की बात करें, मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस द पीपल, जिसमें कि हमारे साथ वंदना जी बैठी हैं। तो मैं इस तरह से जितने फिल्म मेकर्स हैं या डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं वो इस तरह की फिल्म बना सकते हैं और बहुत ही तरीके से उसको कंटिन्यूस तरीके पर हर चैनल पर ये अवेयरनेस के तौर पे लोगों को दिखाया जा सकता है कि औरत या लड़की आज किसी पे बोझ नहीं है। आज के ज़माने में जितनी तरक्की औरतों ने करी है शायद ही आदमियों ने करी हो, चाहे वो 12th के रिजल्ट हो, चाहे वो 10th के रिजल्ट हो, चाहे वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही थी, चाहे हमारे देश की प्रेसिडेंट अभी प्रतिभा पाटिल जी थी, चाहे वो पायलट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेना में भर्ती होना हो, हर जगह लड़कियां आगे हैं और हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो लोगों के मन में से कहीं ना कहीं ये हीन भावना निकलनी होगी कि मेरे घर में लड़की हो गई और अगर लड़का होता तो वो पायलट बन जाता या लड़का होता तो इंजीनियर बन जाता। ऐसे में ये महिलाओं के जो सशक्तिकरण के नारे लगाए जाते हैं, क्या वो बहुत बेमानी नजर नहीं आते? बिल्कुल, वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि हर दूसरे घर में महिलाएं पिटती हैं, जानवरों की तरह पिटती हैं। और हमारे समाज में वही माँ बाप जिनके सामने पति पत्नी को पीट पीट के ब्लू एंड ब्लैक कर देता है, कहते हैं कीप इट अप, जैसे क्रिकेट के या फुटबॉल के खेल के मैदान में सब कहते हैं कीप इट अप, यू आर जस्ट देयर विद दिस हस्बैंड ऑफ योर्स जो तुम्हें पीट रहा है, बैजरिंग कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी वहीं पर बना के रखो। तो ये हम सब की गलती है, हमारे समाज की गलती है, हमारे सोच की गलती है जो इस तरह से हम बर्दाश्त करते हैं और जिससे कि अन्याय बढ़ता है, क्योंकि अन्याय को सहने से अन्याय और बढ़ता है। तो इसमें हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो जो महंगाई बढ़ा रही है निर्ममता पूर्वक, चाहे वो समाज हो जो चुपचाप तटस्थ खड़ा होकर देखता है एक लड़की जलाई जाती है, बच्चियां जलाई जाती हैं और उसके बाद इसका हंगामा उठता है जब मर जाती हैं। तो उसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, तभी कुछ इस समाज या देश में बदलाव होगा। ये एक क्रांतिकारी आंदोलन के स्तर पर करना होगा। न ये सरकार कुछ कर सकती है जो महंगाई इतनी बढ़ा रही है, न जनता जो चुपचाप मुंह बैठ के, सबको जागना होगा। जो पहले हम लोग जाते थे तो गाँव में कहता था चौकीदार जागते रहो, वो सबको जागना होगा एक होकर। डॉक्टर निशा, लेकिन लोगों को जगाना क्या इतना आसान काम है? देखिए, जगाना आसान काम नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम दिख रही है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो आसपास के दोस्त हैं, सब लोग अगर एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं एक इंसान में तो उसे इग्नोर नहीं करें। अगर इस केस की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि हमारे पति ने या हमारे बेटे ने बच्चियों को पहली बार खुद छोड़ने जा रहा था, तो उनको उसी मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था कि इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे वंदना जी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्री चाहे वो एंगर पर हो चाहे वो डाउरी सिस्टम पर हो, उन्हें ना सिर्फ नेशनल चैनल्स की बजाय ये जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर चैनल्स है, चाहे वो जी न्यूज से लेकर और भी चैनल्स, उन्हें दिखाया जाए इस क्रोध का मेजर रीजन क्या है। हम कभी इस बात पर डिस्कशन कभी नहीं करते हैं कि इन क्रोध के रीजंस क्या है, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अगर एबनॉर्मेलिटी दिखती है, अगर बीवी को दिखती है तो पति को ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जा रही तो खुद डॉक्टर के पास जाए, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक। इन लोगों के लिए मन में जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा को निकालिए। कहीं भी अगर आप मानसिक हेल्प के लिए जाते हैं तो वो गलत नहीं है। हल्का सा एबनॉर्मलिटी आपके 5 साल के बच्चे में भी दिखता है तो डॉक्टर के पास प्लीज सलाह के लिए जाइए। एबनॉर्मलिटी है, मेरा बच्चा गलत है, चाहे वो डिनायल की फॉर्म हो, अगर वो बाप नहीं बन सकता, मां नहीं बन सकता, हम इसी वहम में जीते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बदतमीजी से बात कर रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सबको ये समझना होगा कि ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करके हेल्प के लिए लेकर जाएं। जी, वो नहीं जा रहे तो खुद जाए। जी वंदना, बॉलीवुड से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं।
बॉलीवुड से तो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, लेकिन एक दो चीजों पे गौर करनी है। एक तो हम लोग महिला को लाचार बना देते हैं। जैसे उषा जी कह रहे हैं, हम उनकी शादी कर लेते हैं, फिर बोल देते हैं कि आप बस यहीं रहेंगी और आप माता पिता के घर नहीं जा सकते हैं और अब आपको यहीं पे घर बसाना है। तो ये एक मानसिक स्तर पे और एक सामाजिक स्तर पे ये एक बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज उषा जी ने कहा कि सारी महिलाओं को जागृत होना पड़ेगा। मैं ये नहीं मानती कि ये सिर्फ महिलाओं का काम है। मैं ये भी सोचती हूँ कि बहुत से पुरुष हैं जो इसके प्रति सद्भावना रखते हैं और ये पूरे समाज को एक साथ होके इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। और तीसरी बात जो आपने सवाल उठाई थी ब्रेक से पहले कि क्या ये सिर्फ ऐसे वर्गों के जो नीचे वर्ग के लोग हैं या इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, क्या ये ऐसी चीजें यहीं पे होती हैं? और उसका उत्तर मेरे ख्याल से है नहीं। ये बड़े बड़े घरों में ये जो प्रेशर होता है, ये बड़े बड़े घरों में रहता है कि एक आपको बेटा ही चाहिए। जब बहू आती है घर में तो आपको बच्चे भी चाहिए और बेटा ही चाहिए। ये किसी भी वर्ग के घर में हो सकता है। तो महिला और यहाँ पे है वो और बेबसी की कहानी नहीं है और लाचारगी की कहानी नहीं है, लेकिन इस जुमले को बदलने में वाकई वक्त लगेगा। और हम चाहते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन शायद जो शुरुआत है वो हमें अपने घर परिवार से ही करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रीना इस चर्चा में शामिल हुई, डॉक्टर निशा, उषा जी आपका भी और साथ ही साथ वंदना आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरें लेकर।